हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें जो एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आंसर की है उसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये आज हमारा जो तीसरा क्लास है। इससे पहले हमने 14 तारीख के शिफ्ट फर्स्ट और 14 तारीख के शिफ्ट टू को हमने सॉल्व करा दिया। ठीक है, आज हम इस क्लास में जो है 14 तारीख का जो शिफ्ट थ्री हुआ था उसमें मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसे आप जब सॉल्व करेंगे देखिए, ये जो आंसर की है, जब इसका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा, ये आपके आगे आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। चाहे वो आपका रेलवे हो या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि इसमें जो है अर्थमेटिक जो है रेलवे में भी पूछा जाता है और एसएससी के किसी भी एग्जाम में, तो ये एसएससी का तो पेपर है ही। तो एसएससी के लिए तो काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट है। चाहे आपके आगे आने वाले सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, या फिर आगे जो जीडी आएगा और फिर दिल्ली पुलिस आएगा, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और रेलवे में भी एएलपी टेक्नीशियन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आरपीएफ के लिए तो एकदम है। आरपीएफ में मतलब इसी लेवल का जो है क्वेश्चन रहता है। हम कोशिश करेंगे कि जो आरपीएफ का प्रीवियस ईयर है आरपीएफ का, उसे भी सॉल्व करें। देखिए कब से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आरपीएफ के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे 14 तारीख का जो शिफ्ट थ्री हुआ था, इसमें मैथ के सवाल को देखेंगे। ठीक है, कि इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे और कैसे इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और लोगों के पास पहुंच सके जो कि मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। प्रीवियस ईयर के आधार पर ही आगे जो है मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शिफ्ट थ्री को निकालते हैं पहले। 14 नवंबर शिफ्ट थ्री। अब देखिए ये हमारा आ गया। अब इसमें देखिए, ये हमारा कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन। ठीक है, इसमें 14 तारीख का जो 3 से लेकर 4:30 के बीच 1.5 घंटा का आपका एग्जाम होता है। टोटल 100 प्रश्न होते हैं, जिसमें आपको 90 मिनट का समय मिलता है। ठीक है, तो 90 मिनट में लगभग 15 सवाल, मतलब 15 सवाल मैथ के होते हैं। वो 15 सवालों को हम लोग देखेंगे किस प्रकार से इसमें मैथ के सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए पहले मैथ के हम लोग मैथ का जो हम सेक्शन निकाल लेते हैं। देखिए यही हमारा जो है मैथ का सेक्शन है। इसमें क्वेश्चन नंबर एक क्या कर रहा है। अब पूरे क्वेश्चन 15 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो शेयर जो कीजिएगा, ताकि और लोगों के पास पहुंच सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर एक क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि 2.5 वर्षों की अवधि के लिए 4.5% वार्षिक दर से जो है 2,52,000 रुपये की राशि कितनी होगी, यदि राशि का मतलब साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। तो देखिए, हमें बताना है कि 2,52,500 2.5 वर्ष में 4.5% के हिसाब से कितना रुपया हो जाएगा, मतलब अमाउंट बताना है, मिश्रधन बताना है। ठीक है, तो पहले हम लोग ऐसा ही निकाल लेते हैं, साधारण ब्याज निकाल लेते हैं कि साधारण ब्याज प्राप्त कितना होगा। देखिए 2,52,500 है ना, 2,52,500। इस पर ये मूलधन है। इस पर रेट कितना लग रहा है, 4.5%। 4.5% क्या लिख सकते हैं, 9/2। और टाइम कितना लग रहा है, 2.5 वर्ष, यानी कि 5/2। 5/2 यानी कि 2.5 वर्ष लिख सकते हैं। और जो एसआई का फॉर्मूला होता है P/R/T/100। ठीक है, चलिए देखिए कट गया था वो। ऐसा ही बराबर क्या होता है, P/R, यानी कि मूलधन गुने दर गुने समय अब बटे में 100। ठीक है, तो वैसे लिख दीजिए 2,52,500, 2,52,500 गुना 4.5% क्या लिख सकते हैं, 9/2। 9/2 और 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष को क्या लिख सकते हैं, 5/2। अब बटे में 100 होता है तो बटे में 100 कर दीजिए। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखिए 9 से इसमें गुना कीजिए, 9×5 = 45, 9 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 4 22, हाथ में लगा 2। 9 9 × 5 = 45 और 2 47, हाथ में लगा 2। 9 दूनी 18, 18 और 4, 18 और 4 कितना होता है, 22। अब गुना अभी 5 करना है और बटे में जो हो जाएगा 2 दूनी का 4 हो जाएगा। 5 से गुना कीजिए, 5×5 = 25, हाथ में लगा 2। 5 दूनी 10 और 2 12, हाथ में लगा 1। 5×7 = 35 और 1 36, हाथ में लगा 3। 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10 और 3 13, हाथ में लगा 1। 5 दूनी का 10 और 1 11, यानी कि 11, 1,13,000, 1,13,625 में अब हमें 4 से भाग देना है। 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी का 8, 3 3, 4 दूनी का 8 3 3, 4 8 32 हो जाएगा, 1 6, 4 चौके 16, फिर जीरो हो जाएगा, 4 6 24 और 0.25। इसको जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 28,406.25। अब हमें मिश्रधन बताना है। मिश्रधन क्या होता है, जितना प्रिंसिपल है उसमें हम इस एसआई को जोड़ते हैं, मतलब ब्याज को जोड़ते हैं। तो जोड़ दीजिए, 2,52,500 है, 2,52,500, इसमें हमें क्या जोड़ना है, इस एसआई को जो ब्याज प्राप्त हुआ है, 28,406 रुपया 25 पैसा। 28,406 रुपया 25 पैसा जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 0.25। ये इधर अलग है, 0.25 इधर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 6 0 5 4 9, 8 और 2, 8 और 2 10, 8 और 2 10, हाथ में लगा 1। 5 और 2 7, 7 और 1 8,
और यहाँ 2, यानी कि कितना हो जाएगा 2,80,906 रुपया 25 पैसा, जो कि ऑप्शन 2 में है। तो ऑप्शन 2 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर है लेकिन आसान है, आप आसानी से इसे बना दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए इकाई है, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है? अगर आपको समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई का फॉर्मूला याद है तो आप सीधे लगा सकते हैं, √3/2a होता है, लेकिन हम आपको निकालना बताते हैं। तो ये समझिए, समबाहु त्रिभुज में क्या होती है, प्रत्येक भुजा एक दूसरे के बराबर होती है। ये मान लीजिए हमारा समबाहु त्रिभुज है जिसकी ये भुजा ए है, ये भी भुजा ए होगी और ये भी भुजा ए होगी, क्योंकि सभी भुजा आपस में बराबर होती है। ऊंचाई निकालने के लिए बीच से हम एक ऊंचाई निकाल देते हैं। ठीक है, ये जो होता है ये समलंब होता है और ये दो बराबर भागों में बंटता है, यानी कि ये जो भुजा हो जाएगी हमारे a/2 हो जाएगी और ये भुजा जो हो जाएगी a/2 हो जाएगी। ठीक है, किसी एक से निकालिए। देखिए, लंब के सामने वाला क्या होता है, ये हमारा कर्ण हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और ये हमारा जो हो जाएगा ये आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी कि बेस हो जाएगा। अब हमें ऊंचाई एच निकालना है। एच बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर में से हम आधार स्क्वायर को घटाएंगे, यानी कि a/2 को घटाएंगे, तो ए स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। a/2 का जब स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा a²/4। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4a² में से ए स्क्वायर घटेगा कितना हो जाएगा 3a² अब बटे में 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 का रूट कितना होता है, तो √3 होता है। 2a है तो एक ए बाहर आ जाएगा। 4 का कितना होता है 2, यानी कि यही है सॉरी, एक सेकेंड, यानी कि यहाँ जो निकल कर आया था, अब पीछे देख लीजिएगा, यहाँ जो निकल कर आएगा वहाँ से √3a/2 निकल कर आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन 3 में है। तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, आपको पूरा बता दिए, वरना समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है a√3/2 ही होता है। वैसे हम आपको निकाल कर भी बता दिए, वहाँ लास्ट में जब ये उसे जब निकालिएगा तो क्या निकल कर आएगा √3a/2 निकल कर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करे कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटता है कि उसकी पत्नी के हिस्से और उसके पुत्री के हिस्से का अनुपात, पुत्री के हिस्से और उसके पुत्र के हिस्से दोनों का अनुपात 1:4 है। मतलब समझिए, उसका वाइफ का जो हिस्सा है और उसके जो डॉटर का हिस्सा है, यानी कि उसकी पुत्री का हिस्सा जो है 1:4 है, और सेम उसके डॉटर का जो हिस्सा है और उसके सन का जो हिस्सा है उसका भी अनुपात 1:4 है। दोनों में डॉटर कॉमन है तो इसे बराबर कर लीजिए। बराबर करने के लिए इसमें 1 से गुना करना पड़ेगा और इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ से जो हमारा निकल कर आएगा वाइफ डॉटर और सन का, मतलब पत्नी पुत्री और पुत्र का जो अनुपात निकल कर आएगा, यहाँ 1:4:16 निकल कर आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या करेगा, यदि पत्नी को पुत्र से 5,000 कम मिलते हैं, पत्नी को पुत्र से कितना कम मिल रहा है, 16 में से एक क्या 15 कम मिल रहा है। इस 15 का मान दिया है कितना 5,000, तो हमसे पूछ रहा है कि टोटल अमाउंट कितना था, उसकी पूरी संपत्ति कितनी थी। तो पूरी संपत्ति कितनी है, 16, 4, 20 और 1, 21। 21 का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो क्या लिखेंगे 5,000। ठीक है, 5,000 बटे में 15 और गुना का 21। ठीक है, गुना का 21। 5 से कटाएंगे, सॉरी 3 से कटाएंगे तो 5, और 3 से इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा 7। 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1,000। 1,000 से पूरा कट जाएगा ना, 1,000 गुना 7 करेंगे कितना हो जाएगा 7,000, यानी कि उसकी पूरी संपत्ति जो थी 7,000 रुपया थी, जो कि ऑप्शन 1 में है। तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करके 8,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 18 महीनों में 1,261 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज छमाही रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो ब्याज की दर हमें बताना है, ब्याज की दर हमें बताना है। देखिए यहाँ एक लिखिए प्रिंसिपल और एक लिखिए अमाउंट लिखिए। 8,000 रुपया अगर उसका राशि है, प्रिंसिपल है, तो उस पर 1,261 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है, यानी कि टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 9,261। ठीक है, सॉरी 9,261। अब देखिए समझिए, 6 माह के हिसाब से रेट लग रहा है और 18 महीने के लिए रेट लग रहा है, यानी कि 3 बार रेट लगा होगा, 3 बार रेट लगा होगा ना। तो 3 बार जब रेट लगा होगा तो दोनों का हम क्यूब रूट निकालेंगे ताकि 1 साल का हमें 6 महीना का प्राप्त हो सके। ठीक है, तो 8,000 का क्यूब रूट कितना होता है 20, और 9,261 के क्यूब रूट कितना होता है तो 21 होता है। अब 6 माह के अंदर जो उसे रेट प्राप्त होगा 20 रुपये जो है 21 रुपये हो गया, यानी कि 1 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ होगा, बटे में 20 रुपये पर और गुना 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20×5 = 100, यानी कि 5% का रेट आ गया। 5% का रेट जो आया है 6 माह के अंदर आया है, 6 मंथ के अंदर। तो हमसे पूछ रहा है कि ब्याज का वार्षिक रूप, यानी कि ब्याज का दर पूछ रहा है, यानी कि वार्षिक रूप से पूछ रहा है। तो 12 मंथ का रेट कितना हो जाएगा, तो 5, जब यहाँ 2 से गुना हुआ है तो इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए। 6 मंथ में 5%, तो 12 मंथ में कितना रेट 10%, यानी कि यहाँ से जो रेट निकल कर आएगा 10%। अगर एक ऑप्शन इसमें 5% रहता तो अब बहुत से लोग 5% लगाए थे और आंसर जो है गलत हो जाता है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया है। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 करें कि यदि 4 पुरुष या 8 महिला किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं तो 9 पुरुष और 6 महिला उसी काम को कितना दिन में करेंगे। देखिए समझिए, 4 पुरुष अगर 12 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं तो इसी काम को 8 महिला जो है 12 दिन में कर रही है। ठीक है, यहाँ से 12 से 12 को कटा दीजिए, 4 से इसको करेंगे कितना हो जाए 2, यानी कि मैन और वुमेन का जो एफिशिएंसी निकल कर आएगा हमारे पास 2:1 निकल कर आएगा। अब यहाँ से पहले हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क किसी एक में वैल्यू पुट कीजिए, यानी कि 4 आदमी का जो है, एक आदमी का एफिशिएंसी है 2, तो कंप्लीट हो रहा है काम कितना दिन में, तो 12 दिन में, यानी कि ये टोटल वर्क निकल कर आ गया। अब हमसे पूछ रहे हैं कि 9 पुरुष और 6 महिला, यानी कि इसी टोटल वर्क को जो है 9 पुरुष और 6 महिला, 9 पुरुष का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एक पुरुष का एफिशिएंसी है 2, तो 9 पुरुष का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 9 दूनी का 18। ठीक है, और एक महिला का एफिशिएंसी है 1, तो 6 महिला का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 6, यानी कि ऊपर में लिखेंगे 4 गुना में 2 और गुना में 12, अब बटे में जो हो जाएगा 18 और 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24। और देखिए 12 दूनी का 24 कट गया, यहाँ बचा ऊपर में 4, यानी कि 9 पुरुष और 4 महिला, 6 महिला मिलकर उस काम को जो है 4 दिन में कंप्लीट कर देंगी, जो कि ऑप्शन 1 में है। तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनेगा कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 32 वस्तु का जो एसपी है, 32 वस्तु का जो एसपी है वो कितना है, 45 वस्तु के सीपी के बराबर है। ठीक है, सीपी के बराबर है, तो यहाँ से जो एसपी और सीपी निकल कर आएगा, एसपी रेशियो सीपी निकल कर आएगा, 45 रेशियो 32 निकल कर आएगा। ठीक है, ये इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा। अब हमसे पूछा अर्जित लाभ परसेंट। अब देखिए 32 रुपये में खरीद कर लाया और 45 रुपये में बेच रहा है, तो कितना का लाभ कमा रहा है, तो कहिएगा 13 रुपये का लाभ कमा रहा है। किस पर लाभ कमा रहा है, तो इस क्रैमुल पर लाभ कमा रहा है, यानी कि 32 पर, और गुना का 100। ठीक है, 4 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 8, और 4 से इसको कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अब 25 में 13 से गुना कीजिए, 25 में जब हम 13 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 25 या 75, 25 से कम 25 और 7 32, यानी कि 325 अब बटे में 8। हमें क्या लिखना है, पॉइंट में लिखना है, तो 40 8 है 320 होता है, और दशमलव 5 बैठेगा, यहाँ 5 हो जाएगा ना, 5 बचेगा, तो एक जीरो दशमलव बैठे तो जीरो 8 6 48, यानी कि 40.6, 40.6 के आसपास आएगा, तो जो कि जब पूरा कटेगा तो 40.625 ही आंसर आएगा, यानी कि इसको जब पूरा कटेंगे तो 2 जीरो हो जाएगा, 8 दूनी का 16, 4 जीरो 8 पंजे 40, यानी कि 40.625% का जो है उसे प्रॉफिट हो रहा है, जो कि ऑप्शन 4 में दिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें, वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 90, 180 और 240 को पूर्णतः विभाजित करें। इन सबसे सबसे बड़ी संख्या क्या है 60, पहले 60 से चेक करते हैं कि 60 से तीनों कट रहा है कि नहीं, तो 60 से 90 कटेगा, पूरी तरह नहीं कटेगा, मतलब पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, ये नहीं कि 1.5 या 2.5 से नहीं कटना चाहिए, पूर्णतः मतलब 1 से कटना चाहिए, 2 से कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए, ऐसे कटना चाहिए, तो 60 तो होगा नहीं। उसके बाद बड़ी संख्या क्या है 30, 30 से जब कटा कर देखिएगा तो ये तीनों संख्या कट जाएगी, 90 भी कट जाएगा, 180 भी कट जाएगा और 240 भी कट जाएगा, यानी कि इस सब का एससीए पूछ रहा था, जो कि हमारा 30 हो जाएगा, 30 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक व्यक्ति अपने धन का 18% खो देता है और 87% खर्च करने के बाद, शेष का 87% खर्च करने के बाद उसके पास 122 रुपये बचते हैं, तो उसके पास मूल रूप से कितना धन था। देखिए 100 रुपया मान लीजिए, देखिए समझिए, 100 रुपया उसके पास मान लीजिए धन था, ठीक है, जिसमें से उसने 18 रुपया खो दिया था, अभी उसके पास बचा कितना, 82 रुपया बचा। अब इस 82 में से 87% खर्च कर दिया, तो बचा कितना उसके पास, 13%, 13% बचा, यानी कि 13% बचा। इस 13% का मान कितना दिया है कि उसके पास बच रहा है 122 रुपया, तो हमसे क्या क्वेश्चन करेगा, उसके पास मूल रूप से कितना धन था, यानी कि 100 का मान पूछा जा रहा है, तो 100 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 122, ठीक है, बटे में 122 बटे में कितना हो जाएगा 82 गुना का 13, ठीक है, अब बटे में 100 है तो ऊपर भी 100 चला जाएगा, और ये जो 100 है तो इसमें 100 से गुना कर दीजिए। अब देखिए अब इसे कटाना है, 41 दूनी कितना होता है 82, 61 दूनी कितना होता है 122, ऊपर में जो निकल कर आएगा 61 पर 4 जीरो, 61 पर 2 और 2 4 जीरो, 4 जीरो, ठीक है। अब बटे में नीचे में 13 में 41 से गुना कीजिए, 13 एकम 13, 13 चूके 52 और 1 53, यानी कि 533 में इससे भाग देना है, तो पूरी पूरी तो कटेगी नहीं, तो हमारा जो ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, दोनों ऑप्शन में ये तो राइट आंसर दे दिया है, लेकिन हम लोग चेक भी कर लेते हैं कि हमारा सही आता है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए 533 में हमें क्या करना है, भाग देना है 6 1 से, 1 2 3 4 जीरो से, देखिए 1 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 533 हो जाएगा, यहाँ जो शेष निकल कर 10 में से 3 गया 7, 10 में से 3 गया 7, और फिर यहाँ भी 7, ये कट गया जीरो,
फिर एक जीरो बैठेंगे, फिर एक से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 533 हो जाएगा। यहाँ जो निकल कर आएगा, 10 में से 3 गया, कितना बचा, 7। यहाँ 6 में से 3 गया 3, और यहाँ 7 में से 5 गया 2, 237 हो गया। एक और जीरो बैठाएंगे, ठीक है, एक और जीरो बैठाएंगे, 4 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और एक 13, 4 पंजे 20 और एक 21, 2132 हो जाएगा। जो कि यहाँ शेष निकल कर आएगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ हम घटा रहे 10 में से 2 गया 8, यहाँ 6 में से 3 गया, कितना बचा, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 3 गया 3, यहाँ क्या बचा, 3 में से 1 गया 2, 238 बचा, फिर जीरो। अब देखिए यहाँ फिर 4 से हम ले जाएंगे, यहाँ जो हम फिर 4 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2132, यानी कि 1144 के आसपास आएगा, जो कि ऑप्शन एक में था। तो 1144.5 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन आप दिमाग लगाइएगा, ये तो दोनों आंसर हो नहीं सकता था। और जैसे ही हम यहाँ पर आए तो हमें पता चल गया कि ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो यहाँ तो आंसर हमें दिख रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो जब जैसे ही यहाँ 4 से कटा तो 3 वाला तो होगा नहीं, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन एक जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनेगा, एक मिनट, 8 8 बना है ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनेगा, क्वेश्चन करे कि एक 210 मीटर लंबी ट्रेन 97 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, ठीक है। 79 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसी दिशा में चल रही 240 मीटर लंबी ट्रेन के पीछे से आने और इसे पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए दोनों ट्रेन का डायरेक्शन सेम है, यानी कि ये ट्रेन अगर इस डायरेक्शन में चल रही है तो दूसरी ट्रेन भी इससे इसी डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। अब यहाँ जब भी ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो दोनों अपनी अपनी लंबाई को तो पहले कवर करेगी, यानी कि 210 मीटर पहली ट्रेन की लंबाई है और 240 मीटर दूसरी ट्रेन की लंबाई है, और समान डायरेक्शन है तो चाल आपस में माइनस होगा। 97 में से 79 को घटाइए, 17 में से 9 गया 8, यहाँ 8 में से 7 गया 1, 18 बचा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए, ठीक है, मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिए, 18 से 18 कट गया। ऊपर क्या बचा, 24 21 को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 45, सॉरी 24 21 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 45, यानी कि ऊपर में आ जाएगा 450, और नीचे में क्या बचा 5, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 90 सेकंड, यानी कि एक दूसरे को जो है वो 90 सेकंड में पार कर देगी। तो 90 सेकंड किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बनेगा कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 700 रुपये है, लेकिन खुदरा विक्रेता 20% की छूट मिलती है, और यदि खुदरा विक्रेता पुस्तक को अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ परसेंट क्या है। देखिए समझिए, एमपी कितना है उसका, एमपी है 700 रुपये, ठीक है। इस पर 20% का उसने छूट लिया, 20% का छूट यानी कितना हो जाएगा, 70 दूनी 140 रुपये का छूट लिया, तो उसके लिए सीपी क्या पड़ा होगा, उसके 140 रुपये का छूट लिया तो उसके लिए सीपी क्या पड़ा होगा, सीपी पड़ा होगा, देखिए 700 में से 140 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 560 रुपये। अब 560 रुपये में खरीद कर लाया और अंकित मूल्य पर यानी कि 700 रुपये में बेच रहा है, तो कितना का प्रॉफिट कमा रहा है, तो कहिएगा 140 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। 560 रुपये में खरीद कर लाया और 700 रुपये में बेच रहा है, तो 140 का प्रॉफिट कमा रहा है। किस पर कमाएगा, क्रयमूल्य पर, यानी कि उसके लिए क्रयमूल्य क्या है, 560 रुपया, 560 पर कमाएगा और गुना 100, ठीक है, 100। 14 चौके 56, यानी कि 4 से कट जाएगा, 4 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा, 25, ठीक है, 25 हो जाएगा, यानी कि 25% का जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है। 25% का प्रॉफिट किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। संख्याओं में से एक संख्या 8 है, तो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योग 52 है, तो दूसरी संख्या बताना है। देखिए यहाँ पहले एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो हमारे पास दिया हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो, एचसीएफ का 12 गुना एलसीएम है, ठीक है। और दोनों का योग कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 13, 13 का मान दिया है कितना, योग दिया है 52, यानी कि 13 का मान जब 52 है तो एक का मान कितना हो जाएगा 4, यानी कि एचसीएफ हो जाएगा 4 और एचसीएफ कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दूसरी संख्या हमें बताना है। देखिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम आपको बार बार बताए हैं, क्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर जो होता है एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है, ठीक है, एचसीएफ गुना एचसीएफ के बराबर होता है। अब हमें दूसरी संख्या निकालना है तो सेकंड संख्या लिख देंगे, बराबर जो हो गया, पहला एलसीएम कितना है 48, तो 48, और एचसीएफ कितना है 4, तो 4। अब बटे में पहली संख्या कितनी दी हुई है 8, तो 8 से भाग दे दीजिए, 8 छक 48, 8 से इसको घटाएंगे 6, 6 चौके 24, यानी कि दूसरी संख्या जो निकल कर आई 24 निकल कर आई, जो कि ऑप्शन 1 में दिया है, तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के आधार 60% की वृद्धि की जाती है आधार में, तो उसके क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए इसकी ऊंचाई में कितना परसेंट की जो है कमी करनी चाहिए। देखिए 100 से जो है क्षेत्रफल आधार क्या हो गया, 100 से 160 हो गया, तो हम उसे ऊंचाई को क्या करना पड़ेगा, 160 से जब 100 करेंगे तब जाके इसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 160 से 100 करने के लिए 60 की कमी करनी पड़ेगी। किस पर कमी होगी, तो इस 160 पर कमी होगी, क्योंकि ऊंचाई 160 है और गुना 100, ठीक है। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कटाएंगे, यहाँ कटाएंगे तो हो जाएगा 3, और यहाँ कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8। 4 से इसको कटाएंगे तो 2, और 4 से इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा 25। यानी कि 25 थी या 75, 75/2 को क्या लिखेंगे, पॉइंट में लिखना है तो 37.5% लिख सकते हैं ना, 37.5%। यानी कि इतना का जो है कमी ऊंचाई में करना पड़ेगा। 37.5% किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल जो है 343 है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या है। देखिए त्रिभुज का जो परिमाप निकालना है तो पहले इसका अर्ध परिमाप से एक फॉर्मूला निकलता है, क्या निकलता है, अर्ध परिमाप को हम एस लिखते हैं, ये हमारा सेमी मतलब पेरीमीटर होगा, अर्ध परिमाप होगा। सेमी पेरीमीटर बराबर जो होता है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, यानी कि एरिया, एरिया जो है, सॉरी, एरिया, एरिया जो है वो उसमें हम भाग देते हैं इसके अंतः त्रिज्या को। अंतः त्रिज्या यानी कि इनर रेडियस हो जाएगा। अंतः त्रिज्या यानी कि रेडियस मान लीजिए मतलब आई आर, आई आर, ठीक है, मतलब अंतः त्रिज्या, ठीक है, इसमें हम भाग देते हैं। तो पहले क्षेत्रफल कितना है इसका 343 है, 343 में हम किससे भाग देंगे, अंतः त्रिज्या कितना है 7, जब इसे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 49, 49 हो जाएगा। अब देखिए ये जो हमारा निकल कर आया है एस बराबर 49, ये हमारा अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर हो गया। तब परिमाप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2s निकालना पड़ेगा, यानी कि 49 में हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। ये हमारा अर्ध परिमाप है, तो परिमाप निकालने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। 49 दूनी कितना होता है 98, यानी कि 98 सेंटीमीटर जो हो जाएगा उसका परिमाप हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया है। तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कैसे बनेगा कि 18 मीटर और 24 मीटर दो लंबे दो तारों की लंबाई के टुकड़ों में काटा जाता है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई, यानी कि ये भी एससीएफ पूछ रहा है, तो अधिकतम लंबाई सबसे अधिकतम वाला देखेंगे। तो यहाँ सबसे अधिकतम क्या है 18, 18 से 18 तो कट जाएगा, लेकिन 24 कटेगा पूरी तरह नहीं कटेगा, तो अब 18 नहीं होगा। अब देखिए 8, उसके बाद बड़ा क्या है 12, 12 से 24 तो कट जाएगा, लेकिन 18 कटेगा पूरी तरह नहीं कटेगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब उसके बाद बड़ा क्या है 8, 8 से तो 24 तो कट जाएगा, लेकिन 18 नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या हमारे पास 6, यानी कि 18 और 24 का जब आप एचसीएफ निकालिएगा तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 ही जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत 63 है, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या हमें बतानी है। देखिए समझिए, जो हमारा जब भी कोई संख्या एपी में होता है, यानी कि दोनों के सबके बीच का अंतर बराबर होता है, तो बीच वाली जो संख्या होती है वही हमारी जो होती है औसत होती है, ठीक है। विषम संख्या में प्रत्येक संख्या के जब क्रमागत है तो प्रत्येक संख्या के बीच का अंतर दो दो होगा, तो देखिए बीच वाली संख्या जो हो जाएगी हमारी औसत हो जाएगी, यानी कि बीच वाली संख्या को क्या मानेंगे 63, जो कि औसत दिया है। अब इधर दो संख्या होगी और इधर भी दो संख्या होगी, तब जाकर 5 संख्या पूरा हो जाएगा। तो 63 से अगला विषम संख्या क्या आएगा 65, और इससे अगला विषम संख्या क्या आएगा 67। तो हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा था तो 67 हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे छोटी पूछता तो 63 से अगला छोटी संख्या क्या आ जाएगी विषम संख्या, तो जो हो जाएगी 61, और इससे पीछे वाले विषम संख्या क्या होगी 59। तो सबसे छोटी संख्या जो होता है हमारे पास 59, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 67 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन 3 में दिया है राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारे 15 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कल जो हम इसके आगे के सिर्फ 15 तारीख वाला शिफ्ट देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और लोगों के पास पहुंच सके, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका जो एसएससी जीडी का जैसे ही आंसर किया उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसमें भी मैथ और रीजनिंग के सवाल को देखेंगे। सोच रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल के जो मैथ के सवाल है उसे भी हम सॉल्व करें, ठीक है। तो उसका देखेंगे कब से स्टार्ट करते हैं, अगर स्टार्ट करेंगे तो रेगुलर करेंगे दिल्ली पुलिस की तरह, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।